हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने वाला हूं। इसके प्रश्न आप लोग देखते हैं एग्जाम में कि कई बार और हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को दिक्कत होता है कि कैसे हम पहचाने कि वो कौन सा शब्द उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। तो आइए आप लोगों को चुटकियों में उपसर्ग और प्रत्यय समझाने का ट्रिक मैं बता रहा हूं। ये सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उपसर्ग को देखेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, इसके जो भेद हैं या प्रकार है कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रत्यय को पढ़ेंगे और इसके प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग उपसर्ग को देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग का मतलब हम लोग को समझना है, इसमें सिंपल भाषा में ऐसे याद रखना है कि उपसर्ग क्या होता है, ये किसी शब्द के पहले लगता है। ध्यान देना है आप लोगों को कि हम कंफ्यूज होते हैं या कई सारे बच्चे ये दिक्कत करते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि उपसर्ग आखिर में कहाँ लगता है, पहले लगता है कि बाद में लगता है। ये उन लोगों को नहीं समझ में आता है। तो देखिए, उपसर्ग अगर कभी भी पूछे तो आप लोग को ध्यान देना है कि ये शब्द के पहले लगेगा, ठीक ना। उपसर्ग क्या होगा, शब्द के पहले लगेगा और प्रत्यय क्या होता है तो वो शब्द के बाद लगता है। तो वो बताएंगे आगे, तो आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। लेकिन उपसर्ग में याद रखना है कि ये शब्द के पहले लगता है। इसका परिभाषा क्या है, तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि कोई एक शब्द है और उसमें हम क्या किए, उपसर्ग लगा दिए, तो वहां पर क्या हो गया, एक नया शब्द का निर्माण बन जाता है। यानी उपसर्ग पहले लगता है तो उस शब्द का क्या करता है, मतलब कि परिवर्तन कर देता है दूसरे शब्द में। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, यहाँ पर लिखा है हार। हार, इसका अर्थ बताया जा रहा है कि पराजय, या जो हम लोग माला पहनते हैं या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार भी बोलते हैं। जैसे स्त्रियां महिलाएं जो है जो अपने मतलब कि हार पहनती हैं या जो माला पहन रहे तो इसी को हार बोलते हैं। तो यहाँ पर हार का दो मतलब निकल रहा है, पराजय और माला। अगर इसमें हम क्या करेंगे, कोई उपसर्ग लगा देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि प्र, आ, उप, ये सब क्या है, उपसर्ग है। अगर इसको हम लगा देंगे तो इससे क्या होगा, एक नया शब्द का निर्माण हो जाएगा। कैसे, तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधनहार, प्रधनहार बराबर क्या हो गया, प्रहार। तो प्रहार का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना। बोलते हैं ना कि प्रहार मत करो, यानी कोई बोलेगा तो उससे क्या होगा कि चोट पहुंचाया जा रहा है, तो प्रहार हो गया। उसी तरह अगर हम हार में उप प्रत्यय उप उपसर्ग लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उपहार हो जाएगा। यानी किसी को हम भेंट दे रहे हैं या किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, उपहार हो गया। इसी तरह अगर हम हार में आ उपसर्ग लगा दे तो वो क्या बन गया, आहार बन गया, यानी भोजन हो गया। उसी तरह अगर हम हार में उससे पहले हम क्या किए, सम उपसर्ग लगा दिए तो वो समहार बन गया, जिसको हम लोग नाश बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए कि हार जो शब्द है हार, इसमें हम क्या किए, कई अलग अलग जो है उपसर्ग को लगा करके हमने क्या किया, उसका मतलब कि अर्थ में परिवर्तन करके एक नया शब्द बना दिया। अब आगे कहा जा रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि स्पष्ट है कि उपसर्ग जोड़ने से नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो ये ध्यान देना है कि उपसर्ग को जोड़ेंगे तो हमारा नए नए शब्द का क्या होगा, निर्माण होगा। और एक चीज ध्यान देना है कि एक ही शब्द से जो है हम कई तरह के जो है उपसर्ग लगा करके क्या करेंगे, हम अलग अलग नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हार एक शब्द दिया था और उसमें हम कई अलग अलग उपसर्ग लगा करके क्या किए, कई अलग अलग जो शब्दों का निर्माण किए। तो ये ध्यान आप लोग को देना है। अब आगे बात करेंगे, उपसर्ग तो पता चल गया क्या होता है। अब इसके हम लोग प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि उपसर्ग आखिर में होते कितने हैं। तो हिंदी जो व्याकरण है या हिंदी में हमारा 4 प्रकार का क्या होता है, उपसर्ग होता है। हिंदी में याद रखना है कि हिंदी व्याकरण में हम लोग 4 तरह के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से है वो, तो पहला जो उपसर्ग है वो संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक ना। पहला जो उपसर्ग है वो संस्कृत का उपसर्ग है। दूसरा जो उपसर्ग है हिंदी का उपसर्ग है। तीसरा उर्दू का उपसर्ग है जिसमें अरबी और फारसी उपसर्ग शामिल है।
और इसके बाद चौथा जो अंग्रेजी का उपसर्ग होता है। एक बात आप लोग को बता दें, जब आगे की क्लास में आप लोग जाइएगा यानी बड़े लेवल पर ग्रेजुएशन, उसके बाद जो आप लोग अगर और भी आगे अपना पढ़ाई करिएगा हिंदी से, तो वहाँ पर आप व्याकरण पढ़िएगा तो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी ये 3 तरह के उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखना है कि अरबी और फारसी ये भी उर्दू के उपसर्ग होते हैं जिसको हम लोग को जानना है। तो 4 तरीके के उपसर्ग होते हैं या 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। अब एक-एक करके इनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि संस्कृत का उपसर्ग लिखा है कि अति, अति का मतलब अधिकता, ज्यादती, सीमा का उल्लंघन, जिससे शब्द बना हुआ है अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार। उसके बाद लिखा हुआ है उसके बाद लिखा है अतिचार, अत्यंत, अत्युत्तम, अत्याचार। ये सब जो क्या है अति से बना हुआ शब्द है, अति उपसर्ग लगा कर। उसी तरह अधि है तो अधि का मतलब होगा ऊपर, ऊंचा या अधिक, जिससे शब्द क्या बने अधिराज, अधिकरण, अधिवास। उसी तरह अधिदैविक, ये सब हमारे क्या है उपसर्ग लगे हुए शब्द हैं जो संस्कृत को उपसर्ग है। इसी तरह अनु उपसर्ग लगा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुगामी, अनुसरण, अनुकाल, अनुकूल, ये सब जो है शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। आगे बात करेंगे तो आगे यहाँ पर लिखा गया है कि अप मतलब कि उपसर्ग लगाएंगे तो इसका मतलब होता है उल्टा, विरुद्ध, बुरा, हीन, अधिक, जिसमें अपकार हो गया, अपमान हो गया, अपकलंक हो गया, ये सब जो है शब्द बने हुए हैं। अपि उपसर्ग लगा करके हम लोग अपिधान, अपिकक्ष, अपिकरण ये सभी का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा संस्कृत से बने हुए उपसर्ग है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो है उपसर्ग है और उससे मतलब क्या होता है उसका, और उससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पे भी जो है संस्कृत से जो मतलब के उपसर्ग है वो यहाँ पर है। जैसे अव हो गया तो अव से अवधारणा, अवज्ञा, अवमान, अवघात, ये सब शब्द बने हुए हैं। आ उपसर्ग लगा करके आपात, आघूर्णन, आरोहण, आकंपन। उसी तरह उत और उद जो उपसर्ग लगा करके उद्गमन, उत्तीर्ण, उत्क्रांत, उद्बोधन, उद्वेग, ये सब जो है शब्द बने हुए। या उद्देश्य हो गया, ये भी हमारा क्या है, इसमें याद रखना जो उद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बात करेंगे आगे तो आगे जो है उपसर्ग लगा करके उपकूल, उपनयन, ये सब बने हुए हैं। दुर उपसर्ग लगा करके दुरात्मा, दुरिद्र। उसके बाद दुर्बल, दुर्गम। दुष् उपसर्ग लगा करके जो दुष्कर्म। उसके बाद दुस्साहस, उसके बाद दुस्साध्य, ये सब जो है शब्द बने हुए हैं। इसके बाद और भी कई सारे जो है संस्कृत के उपसर्ग है, जैसे नी हो गया, निर हो गया, निश हो गया, ये सब क्या है संस्कृत का उपसर्ग है। आगे बात करेंगे तो और भी संस्कृत के कुछ उपसर्ग दिए हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है परा, प्र, प्रति। तो ये सारे संस्कृत के उपसर्ग थे, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में जो है क्या होता है कि उपसर्ग से जो शब्द देते हैं तो पूछता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो याद रखना है कि संस्कृत के उतने उपसर्ग होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे भी जैसे परि हो गया, वी हो गया, सु, ये सब भी क्या है हमारे संस्कृत के ही उपसर्ग है। और इसके बाद जो है सम जो लिखा गया है ये हमारा संस्कृत का ही उपसर्ग है। सम के जगह पे हम लोग या तो स का भी प्रयोग करते हैं, तो स उपसर्ग भी लगा सकते हैं या सम भी लगाते हैं, जिसका अर्थ होता है पूर्णता या सुंदर। जैसे संतुष्टि हो गया, संतोष हो गया, संहार हो गया, संभोग हो गया, संयोग हो गया। तो ये सब जो हमारा सम या स लगा हुआ उपसर्ग है जो संस्कृत का उपसर्ग होता है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो अगला जो उपसर्ग आएगा वो हिंदी का उपसर्ग होता है। हिंदी का तो हिंदी में टोटल जो है 11 उपसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी के उपसर्ग में क्या होता है, टोटल 11 उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अ हो गया तो अ लगा के अकर्म हो गया, अन्याय, अचल, अभागा, अकाल, जो अभाव, दूषित या निषेध जिसका मतलब होता है। अ का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अ उपसर्ग का अभाव, दूषित या निषेध होता है। उसी तरह अगर बात करेंगे अध का तो अध का मतलब क्या होता है, आधा होता है। जैसे अधजला, अधपका, अधजल, अधखिला, अधमरा, अधपई, अधशेरा, अधकचा, अधकट। तो ये सब जो क्या है अध लगा करके उपसर्ग बना है जो हिंदी का उपसर्ग है। उसी तरह अन, तो अन का मतलब होगा अभाव या निषेध, जिसमें अनबन। उसके बाद अनृत, अनहोली, अनमोल, अनजान। तो ये सब क्या है अन लगा हुआ उपसर्ग जो हिंदी का उपसर्ग है। इसके बाद बात करेंगे तो आगे है औ। औ का मतलब औ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका मतलब होता है निषेध या हीनता, जिसको अवगुण, अवघट, अवहड़। इसके बाद अवसर कहेंगे। उन लगा हुआ जो उपसर्ग होगा 19, 29, 39, 59। उसके बाद 59 हो गया, 49 हो गया, 69 हो गया। तो ये क्या है एक कम होता है, उनका मतलब क्या होगा एक कम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
याद रखना आप लोगों को। उपसर्ग होगा उन उपसर्ग जो हिंदी के उपसर्ग में प्रयोग होता है। इसके बाद बात करेंगे अगला उपसर्ग का, तो दू है। दू का मतलब होता है बुरा, कम या हीन, जिसे दुकाल, दुबला, ये सब हम लोग शब्द बनाते हैं। उसी तरह बात करेंगे नी। नी का उपसर्ग से मतलब क्या होता है, तो निषेध या अभाव होता है, जिसमें निकम्मा, निखड़ा, निगोड़ा, निडर, निधरगढ़, निहत्या, निहत्था, ये सब हमारे क्या है, नी से बने हुए उपसर्ग हैं। तो हिंदी के सारे उपसर्ग हैं। इसी तरह आगे बात करेंगे तो बिन हो जाएगा, भर, क, कु, स, सु, ये सब क्या है, हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। तो इसको ध्यान आप लोग दीजिएगा। आगे बात करेंगे तो उर्दू के उपसर्ग हैं, ठीक ना। उर्दू के उपसर्ग में आप लोगों को मैंने बताया कि अरबी और फारसी दोनों तरीके के उपसर्ग मिलते हैं, ठीक ना। अरबी और फारसी उर्दू के उपसर्ग में दोनों तरीके के उपसर्ग शामिल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि उर्दू के उपसर्ग में सबसे पहले क्या होगा, अरबी का उपसर्ग होगा। तो अरबी का उपसर्ग में अल हो गया, एन हो गया, गेर हो गया, ये सब क्या है, अरबी का उपसर्ग है। जिसका मतलब अन का मतलब होता है निश्चित या यह, इन का मतलब ठीक या सटीक होता है, गैर का मतलब निषेध या विरोध या विपरीत होता है। अगर इन सभी से बने हुए शब्द को देखेंगे तो अल से अलगरज, अलबत्ता, अलमस्त, इन से एनमोन, एनमो का, एन वक्त, गैर का गैर कानूनी, गैर मुमकिन, गैर मुनासिब, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर हाजिर। तो ये सब क्या है, अरबी के उपसर्ग हैं। इसी तरह अगर अरबी के उपसर्ग में और आगे हम लोग बात करेंगे तो फी का मतलब प्रत्येक, हर या एक होता है, हर एक। इसका शब्द क्या हुआ, तो फी मर्द, फी कस, फिजमान, फिशदी। बिल का जो मतलब हुआ, तो बिल का अर्थ होता है साथ, लेकिन इससे बने हुए जो शब्द है वो है बिल्कुल, बिलफेल। बिला का अर्थ होता है बिना, और इससे बना हुआ शब्द बिला दिमाग, बिला शक। ला से जो बना हुआ शब्द है वो है लाइलाज, ला इल्म, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस। ये इसका मतलब होता है बिना या नहीं। तो ये सब जो है उर्दू में अरबी का जो उपसर्ग है उसके अंतर्गत ये शामिल है। आगे इसी के अंतर्गत हम लोग फारसी के उपसर्ग को देखेंगे कि फारसी के उपसर्ग जो है कौन कौन से होते हैं। तो फारसी के उपसर्ग में कौन कौन से फारसी के उपसर्ग है, तो आ, कम, खुश, दर। इसका मतलब आप लोग देख लीजिएगा, इससे बने हुए शब्द को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक ना। तो ये फारसी का उपसर्ग है। इसके बाद आगे और भी कुछ फारसी का उपसर्ग है, जैसे ना, नेक, बद। इसका मतलब लिखा हुआ है और इससे बने हुए शब्द को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आगे भी और कुछ फारसी के उपसर्ग है, जैसे बर, बा, बे। इसका हिंदी अर्थ दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है और इससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी आगे और भी इससे जुड़े हुए कुछ उपसर्ग दिए हैं, जैसे सर, हम, हर। इसका मतलब है सर आजाद, सरपरस्त, सरसर, सरताज, सरदार, सरहद। हम अशर, हम उम्र, ये हम लगा हुआ उपसर्ग है। हर से जो है हरकार, हरगिज, हरकारा हो गया, हरगिज हो गया, हरजाई हो गया, हर तरह हो गया। तो ये सब हर यानी इसका मतलब होता है प्रत्येक, इससे लगा हुआ उपसर्ग है। तो ये सब हमारे क्या थे, जो उर्दू के अंतर्गत आने वाले फारसी के उपसर्ग थे वो सब थे। और एक हमारा बचा हुआ है अंग्रेजी का उपसर्ग। अंग्रेजी का उपसर्ग में ध्यान देना है कि अंग्रेजी का उपसर्ग में डबल, डबल का मतलब होता है दुगना या दोहना। दुगना या दोहना होता है मतलब डबल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि डबल, तो डबल मतलब क्या, दोगुना। जैसे डबल रोटी, डबल खुराक, डबल नाश्ता, डबल फॉल्ट। डिप्टी, डिप्टी मतलब होता है उप, जैसे डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी साहब। ये उप उप मतलब होता है कि इंस्पेक्टर के नीचे, जैसे इंस्पेक्टर होता है डिप्टी इंस्पेक्टर होता है, एक कमिश्नर होता है डिप्टी कमिश्नर होता है, एक साहब होता है डिप्टी साहब। तो साहब से क्या हो गया, नीचे, तो उसी को डिप्टी बोलेंगे। तो डिप्टी का मतलब क्या होगा, उप हो गया। फुल, फुल मतलब होता है पूरा, जैसे फुल कुर्ता, फुल स्वेटर, फुल जूता, फुल पैंट। तो ये अंग्रेजी का क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी तरह बात करेंगे आगे तो सब, सब का मतलब होता है अवर या छोटा। तो अवर या छोटा, तो इसका अगर देखेंगे शब्द इससे बना हुआ, तो सब इंस्पेक्टर हो गया, सब ऑफिसर हो गया, सब जज हो गया, सब रजिस्ट्रार, सब डिवीजन हो गया। तो ये क्या होगा, उससे छोटा हो गया, या उसी को जैसे उप अभी हम लोग देख रहे थे, तो वही हमारा क्या, ये सब, ये भी उसी का क्या है, भाग है। इसी तरह अगर हाफ को देखेंगे तो हाफ भी अंग्रेजी का एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है आधा, जैसे हाफ कमीज हो गया, हाफ कुर्ता, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। इसी तरह हेड, हेड का मतलब हो गया मुख्य या प्रधान। तो हेड भी क्या एक अंग्रेजी का उपसर्ग है, जैसे हेड क्लर्क हो गया, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेज। उसी तरह अगर बात करेंगे आगे तो हेड कांस्टेबल, हेड पंडित, हेड मौलवी।
तो ये सब क्या है, मुख्य या प्रधान होता है हेड का मतलब, और हेड क्या है, एक अंग्रेजी का उपसर्ग है। तो आप लोग को तो उपसर्ग तो मैं बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कब से क्या बता रहे हैं, कब से ये बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा कि कई लोग जो है तुरंते वीडियो को देखेंगे और कहेंगे कि ये क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो तुरंत स्किप कर देंगे। लेकिन जो लोग देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारे शब्द, अगर आप ये सारे शब्द को याद कर ले रहे हैं तो इन्हीं सारे उपसर्गों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई नया जो है उपसर्ग नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो मैं बता रहा हूं, अगर आप इन सारे उपसर्गों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे उपसर्गों को जान लीजिएगा कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, तो एग्जाम में अगर आप लोग देखिएगा शब्द को और पूछा जाएगा उपसर्ग बताइए, तो आप लोग चुटकियों में जो है उपसर्ग को बता दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, अरबी, फारसी, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं आपको याद हो जाएगा। तो आप लोग जरूर जो है उपसर्ग के इन सारे शब्दों को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे उपसर्ग के बाद प्रत्यय पर। उपसर्ग तो हमें समझ में आ गया। अब आप लोग कहिएगा कि जरा उपसर्ग बता दीजिए सर जी। तो उपसर्ग भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग कर रहे हैं, प्रत्यय सर आप लोग बता दीजिए। तो प्रत्यय भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रत्यय मतलब मैंने बताया क्या होता है, बाद में। प्रत्यय मतलब क्या होता है, बाद में। उपसर्ग का मतलब मैंने क्या बताया कि पहले होगा। अब प्रत्यय का मतलब क्या होगा, बाद में। इसमें क्या होता है, ध्यान देना है आप लोगों को कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। ध्यान देना है, धातु, किसी धातु और अन्य शब्द में किसको याद रखना है, तो संज्ञा या विशेषण को, संज्ञा या विशेषण को याद रखना है कि अगर संज्ञा या विशेषण रहे या कोई धातु रहे और उसके अंत में अगर हम कोई नया शब्द को जोड़ रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक ना। तो धातु या संज्ञा या विशेषण के अंत में अगर कोई हम मतलब कि शब्दांश को जोड़ रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण में आप देखिएगा, लड़, ये क्या एक धातु है और इसमें हम आका प्रत्यय को लगा दिए तो क्या बन गया, लड़ाका बन गया। तो लड़ाका हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो, लसे लगा हुआ शब्द हो गया। उसी तरह यहाँ पर मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है, एक संज्ञा है और इसमें ता प्रत्यय को लगा दिया तो क्या हो गया, मनुष्यता हो गया। तो मनुष्यता क्या बन गया, एक नया शब्द बन गया। इसी तरह पागल है, तो पागल क्या एक विशेषण है और इसमें हम क्या किए, पन प्रत्यय को लगा दिए तो क्या बन गया, पागलपन बन गया। तो ये हमको ध्यान रखना है कि किसी धातु या संज्ञा या विशेषण में जो अगर हम किसी शब्दांश को जोड़ते हैं उसके अंत में, ठीक ना, संज्ञा या विशेषण रहे या धातु अगर अंत में किसी शब्दांश को जोड़ रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रत्यय बनता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं या प्रत्यय के भेद कौन कौन से हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, तो इसमें याद रखना है कि धातु के बाद हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक, कोई ना कोई धातु के बाद जो है प्रत्यय का प्रयोग होगा। और तद्धित प्रत्यय में याद रखना है कि संज्ञा या विशेषण, ठीक ना, संज्ञा या विशेषण के बाद कोई ना कोई हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक, संज्ञा या प्रत्यय के बाद। तो संज्ञा या प्रत्यय के बाद कोई ना कोई अगर हम प्रत्यय का प्रयोग किए संज्ञा विशेषण के बाद और उससे जो नया शब्द बना वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और धातु के बाद जो प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा कृत प्रत्यय कहलाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग को ध्यान देना है कि कृत प्रत्यय क्या होता है, कि धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। ध्यान देना है कि धातु में अगर हम कोई प्रत्यय को मिला दिए तो वह हमारा कृत प्रत्यय तो बना, लेकिन वो जो प्रत्यय बना, प्रत्यय से लगा हुआ जो शब्द है वो हमारा क्या बन गया, कृदंत कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़ क्या होगा, एक धातु है और इसमें एक आका जो है हम क्या किए, प्रत्यय को जोड़ दिए तो क्या बन गया, लड़ाका, जो क्या हो गया हमारा कृदंत कहलाएगा। उसी तरह चाट क्या है, धातु है और उसमें अगर हम निकृत प्रत्यय को जोड़ दिए तो क्या बन गया, चटनी, हमारा क्या हो गया, कृदंत हो गया। यानी कृत प्रत्यय कहता है कि धातु में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होंगे वो कृत प्रत्यय होगा और उससे बना हुआ शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। कुछ इसका नीचे हम लोग अगर उदाहरण भी देखेंगे
तो देख सकते हैं। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो कृत प्रत्यय है वो 4 तरीके का होता है। एक कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक। याद रखना कि कृत प्रत्यय जो है 4 प्रकार का होता है। कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? तो आपका 4 प्रकार का होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो कृत प्रत्यय में एक कृतवाचक प्रत्यय होता है, कृतवाचक, कृत प्रत्यय होगा, कर्मवाचक होगा, करणवाचक होगा और भाववाचक होगा। 4 तरीके का जो है कृत प्रत्यय होता है। और उसी से यहाँ पर कुछ उदाहरण में लिया हुआ, जैसे उड़, भूल, खा, शमरी, खेल, शुद्ध, ये सब क्या है? धातु है। और इसमें लगा हुआ प्रत्यय, जैसे उड़ में अंकु लगा देंगे, अंकु प्रत्यय, तो उससे कौन सा शब्द बनेगा? उड़ंकु हो जाएगा, जो कृदंत होगा और इसका अर्थ होता है जो उड़ता है। उसी तरह भूल, भूल में अगर अक्कड़ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? भूलक्कड़ बन जाएगा, जो भूलता है। उसी तरह खाए, खा में आउ लगा देंगे तो खाऊ हो जाएगा, जो खाता है। शमरी मतलब अन्य प्रत्यय लगा देंगे तो स्मरणीय हो जाएगा, जिसे स्मरण किया जाए। उसी तरह खेल में औना लगा देंगे तो खिलौना हो जाएगा। शुद्ध में नी लगा देंगे, शुंग में ली लगा देंगे तो शुंगनी हो जाएगा। तो ये सब क्या है? हमारा धातु है। इसमें जो प्रत्यय लगाए तो वो हमारा शब्द क्या बन गया? कृदंत बन गया। इसी तरह आगे और भी कृत प्रत्यय के उदाहरण को हम लोग देखेंगे। तो जैसे लिखा है चर, चर में अन लगा देंगे तो चरण हो जाएगा। कस में औटी लगा देंगे तो कसौटी हो जाएगा, कसौटी हो जाएगा। रेत में ई लगाएंगे तो रेती हो जाएगा। उसी तरह चढ़ में आई लगा देंगे तो चढ़ाई। पूज में आपा लगा देंगे तो पूजापा। चिल्ल में आहट लगा देंगे तो चिल्लाहट। तो ये सब क्या है? धातु है और इनमें लगे हुए प्रत्यय हैं और उससे जो शब्द बन रहा है उसी को कृदंत कहते हैं। तो इतना बात तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो प्रति के जो है दूसरा भेद पे बात करेंगे कि प्रत्यय का जो है हमारा दूसरा भेद जो है वो क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण में जोड़ने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनमें से बनने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय मतलब क्या होगा कि इसमें अब धातु नहीं आएगा। धातु को छोड़कर के हम क्या करेंगे? इसमें संज्ञा सर्वनाम को देखेंगे। अगर संज्ञा सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम है और उनमें संज्ञा सर्वनाम कह रहे हैं, संज्ञा विशेषण, हम बार बार सर्वनाम बोल रहे हैं बाबू। देखो संज्ञा सर्वनाम आप लोगों को पढ़ाए हैं, अब बार बार जुबान पे क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है, लेकिन विशेषण होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर धातु के बाद क्या होगा कि संज्ञा और विशेषण आएगा तो वो हमारा क्या होता है? याद रखना है, उससे जो जुड़ने वाला शब्द बनेगा तो वो हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। यानी धातु को छोड़कर अन्य दूसरे शब्द जैसे संज्ञा और विशेषण होगा तो संज्ञा विशेषण के जो जोड़ने वाले प्रत्यय को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा तद्धित प्रत्यय होगा। और उनसे बनने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? तद्धितांत कहते हैं। जैसे राष्ट्र क्या होगा? एक संज्ञा और इसमें ईय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा, जो एक क्या होगा? तद्धितांत कहलाएगा। उसी तरह अगर लघु है, लघु विशेषण है, इसमें अगर अ तद्धित प्रत्यय को जोड़ देंगे तो लाघव हो जाएगा, जो संज्ञा होगा, इसको तद्धितांत कहेंगे। इसी तरह पीछे है तो पीछे में अव्यय, तो अव्यय का अगर हम ला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो पिछला जो क्या एक विशेषण, इसको तद्धितांत कहेंगे। यानी क्या आप लोग समझे? तद्धित प्रत्यय में कि अगर संज्ञा या विशेषण है उसमें अगर हम कोई प्रत्यय लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय होगा। और उससे जो शब्द बनेगा तो हमारा तद्धितांत कहलाएगा। तो प्रत्यय और उपसर्ग अब तो हमको लग रहा है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके पर हम वीडियो बनाएंगे। बाकी आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेज के अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।